Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 29th July 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about suspension of Member of Parliament. दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस जीएस पेपर टू इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू. तो क्या है करंट न्यूज जिस कारण से आर्टिकल हम कवर कर रहे हैं वो देखते हैं एक बार. पिछले एक वीक में लगभग 27 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया गया है फ्रॉम बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट फॉर देयर अनरूली बिहेवियर. तो 19 MPs हैव बीन सस्पेंडेड फ्रॉम राज्यसभा, 8 हैव बीन सस्पेंडेड फ्रॉम लोकसभा. ये नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन इस आर्टिकल की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर MPs के सस्पेंशन का क्या प्रोसेस होता है, कितने टाइम के लिए वो सस्पेंड हो सकते हैं और क्या जुडिशरी या कोर्ट इस मैटर में इंटरवीन कर सकती है या नहीं. तो देखते हैं. देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 118 कहता है कि बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट आर रिक्वायर्ड टू मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस. सरल भाषा में एक बार फिर बताऊं तो हमारे संविधान का 118 आर्टिकल कहता है कि दोनों जो हाउसेस हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा, वो अपने अपने हाउस के सेशन को स्मूथ तरीके से कंडक्ट करने के लिए प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस बना सकते हैं. तो आर्टिकल 118 का इस्तेमाल करते हुए ही दोनों हाउसेस ने, लोकसभा ने और राज्यसभा ने, कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं. लोकसभा के सेट ऑफ रूल्स और राज्यसभा के अपने रूल्स इन ऑर्डर टू कंडक्ट देयर सेशंस इन स्मूथ मैनर. और इसी आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए जो लोकसभा और राज्यसभा के रूल्स बने हैं उसमें लोकसभा का रूल नंबर 373 एंड रूल नंबर 374A लोकसभा के स्पीकर को पावर देता है किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड करने का फ्रॉम लोकसभा फॉर देयर अनरूली बिहेवियर. सिमिलरली राज्यसभा में प्रोविजंस लिखे गए हैं अंडर रूल नंबर 255 एंड रूल नंबर 256 ऑफ राज्यसभा प्रोसीजर रूल बुक, जिसकी मदद से मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम राज्यसभा को सस्पेंड किया जा सकता है. तो इन दोनों ही रूल्स में, इनफैक्ट चारों रूल्स में क्या लिखा है एग्जैक्टली उसको हम डिटेल में देखेंगे. लेकिन उसके पहले आप एक और बात समझ लीजिए कि आर्टिकल 122 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन says that parliamentary proceedings cannot be questioned before a court. तो पार्लियामेंट के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको जुडिशरी में उस पर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता. तो इसका मतलब ये है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सस्पेंशन के केस में जुडिशरी कुछ कर नहीं सकती. जुडिशरी कैन नॉट इंटरवीन इन सच मैटर्स. तो आई होप ये जो दूसरा सवाल था इसका जवाब तो आपको सीधा सीधा मिल गया कि कैन कोर्ट इंटरवीन. आंसर इज नो एज पर आर्टिकल 122. हु कैन सस्पेंड MPs, तो उसको हम देखेंगे. लोकसभा में 2 रूल्स हैं, राज्यसभा में ये 2 रूल्स हैं. इनको एक एक करके देखते हैं. तो लोकसभा में कैसा है, रूल नंबर 373 कहता है कि द स्पीकर में डायरेक्ट सच मेंबर हु हैज़ शोइंग अनरूली बिहेवियर टू विड्रॉ इमीडिएटली फ्रॉम द हाउस फॉर रिमाइंडर ऑफ द डे सिटिंग. तो रूल नंबर 373 के हिसाब से एक दिन के लिए सस्पेंड कर सकते हैं स्पीकर, जबकि रूल नंबर 374A के हिसाब से स्पीकर में सस्पेंड द मेंबर हु इज़ इंडल्ज इन अनरूली बिहेवियर फॉर रेस्ट ऑफ द सेशन. तो पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर सकते हैं यूजिंग रूल नंबर 374. लेकिन वहीं राज्यसभा के लिए जो मेंबर को सस्पेंशन का प्रोसीजर है वो थोड़ा अलग है. आज पर रूल नंबर 255, chairman may direct any member whose conduct in his opinion grossly disorderly to withdraw immediately from the house for remainder of the day. तो यहाँ पे सस्पेंशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है कि चेयरमैन कैन सस्पेंड ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इंगेज्ड इन अनरूली बिहेवियर. यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया गया है कि वो आस्क कर सकते हैं किसी भी मेंबर को विड्रॉ इमीडिएटली. मतलब सस्पेंशन का पावर सीधा सीधा राज्यसभा चेयरमैन के हाथ में नहीं है. वो एक मेंबर को कह सकती है कि आप आज के दिन के लिए सेशन से बाहर चले जाएं. वहीं रूल नंबर 256 कहता है कि द चेयरमैन में नेम अ मेंबर हु डिसरिगार्ड्स द अथॉरिटी of the chair or abuses
the rules of the council by persistently and willingly obstructing the business. In such a situation, House may adopt a motion. इस बात को ध्यान देना है. House may adopt a motion suspending the member from service of the House for a period not exceeding the remainder of the session. सरल भाषा में बोला जाए तो रूल नंबर 256 के हिसाब से राज्यसभा के चेयरमैन को अगर लगता है कि कोई भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट फ्रॉम राज्यसभा इज शोइंग अनरूली बिहेवियर, तो उसका वो नाम ले सकते हैं राज्यसभा के चेयरमैन कि ये इंसान अनरूली बिहेवियर दिखा रहा है, और उसके बाद राज्यसभा में अडॉप्ट अ मोशन टू सस्पेंड दैट मेंबर, और अगर वो मोशन पास हो जाता है तो फिर वो मेंबर को सस्पेंड किया जा सकता है फॉर रिमेनिंग सेशन. तो ये अंतर है. रूल नंबर 374 स्पीकर को पावर देता है लोकसभा में कि किसी भी मेंबर को रेस्ट ऑफ द सेशन के लिए सस्पेंड कर दें, लेकिन रूल नंबर 256 राज्यसभा में एग्जैक्टली वो पावर नहीं देता है. चेयरमैन नाम ले सकते हैं किसी भी मेंबर का, और उसके बाद राज्यसभा को एक मोशन अडॉप्ट करना होगा टू सस्पेंड दैट मेंबर फ्रॉम द हाउस फॉर रिमाइंडर ऑफ द सेशन. तो सरल भाषा में देखा जाए तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि अनलाइक द स्पीकर, राज्यसभा चेयरमैन डज नॉट हैव पावर टू सस्पेंड द मेंबर ऑफ द राज्यसभा. ये बात आपको ध्यान रखनी है. स्पीकर सीधा सीधा सस्पेंड कर सकते हैं लोकसभा के मेंबर को, लेकिन चेयरमैन राज्यसभा के मेंबर को सस्पेंड नहीं कर सकते. उनके तरीके अलग हैं. मोशन अडॉप्ट करना होगा फॉर द सस्पेंशन. अब ये जो टॉपिक है ये कैसे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं. सबसे पहले तो ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. इस तरह का सवाल आपसे पीटी में पूछा जा सकता है, तो इस सवाल को आप अटेम्प्ट कीजिए एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. मेंस में कुछ अलग तरह के आर्गुमेंट्स पूछे जा सकते हैं. देखिए, आपको मेंस पर्सपेक्टिव से ये बात समझनी है कि जो सस्पेंशन का प्रोसीजर है लोकसभा और राज्यसभा के लिए फ्रेम्ड अंडर आर्टिकल 118, ये तो काफ़ी टाइम से है, लेकिन सस्पेंशन हैज़ बिकम वेरी फ्रीक्वेंट सिंस 2019. इनफैक्ट 2019 से हर साल ही कोई ना कोई मेंबर सस्पेंड जरूर होता रहा है फ्रॉम द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. तो ये जो सस्पेंशन है इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग एक्शन, और इसको रेयरली इस्तेमाल किया जाना चाहिए. आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बाहर निकाल देते हैं कभी कभार पूरे सेशन के लिए, कहीं ना कहीं एंटी डेमोक्रेटिक एक्शन की तरह देखा जा सकता है कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, आप उसको भगा देते हैं सेशन से, बोलते हैं जाइए आप पूरे सेशन भर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को जिसको वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करता है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का ओपिनियन तो उस पूरे सेशन में नेग्लेक्ट हो जाएगा, डिसरिगार्ड हो जाएगा. सो दिस इज़ हाउ, ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्शन है. इसका रेयर इस्तेमाल किया जाना चाहिए. अगर फ्रीक्वेंट इस्तेमाल हो तो इट कैन बी कंसिडर एज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन डेमोक्रेटिक सिस्टम. और 2019 से हम देख रहे हैं कि लगातार इस सस्पेंशन के प्रोविज़न का इस्तेमाल किया जा रहा है. लेकिन हाँ, ये भी बात सही है कि अनरूली बिहेवियर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट उसको भी टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट अगर पार्लियामेंट को स्मूथ फंक्शनिंग ना होने दें तो भी डेमोक्रेटिक फीचर हैम्पर होगा. सो दिस इज़ हाउ अ बैलेंस्ड अप्रोच इज़ नीडेड. कंक्लूजन में आप कुछ इस तरीके का लिख सकते हैं. एवरी इंस्टेंस ऑफ सस्पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ट्रिगर्स स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स फ्रॉम बोथ साइड्स. It is generally agreed that balance has to be struck and the solution to unruly behavior has to be long term and consistent with democratic value. तो एक बैलेंस निकालने की ज़रूरत है इस प्रॉब्लम का. अनरूली बिहेवियर भी अलाउ नहीं कर सकते, लेकिन बात बात पे सस्पेंड भी नहीं कर सकते. तो इस प्रॉब्लम का एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट 5 न्यू रामसार साइट्स दैट हैव बीन रिसेंटली एडेड. तो रामसार साइट्स के बारे में मैं लगभग 2-3 दिनों पहले बात कर रहा था, जब केबुल लामझाओ नेशनल पार्क के बारे में मैंने बात की थी और लोकटक लेक के बारे में बात की थी. आज फिर रामसार साइट से रिलेटेड न्यूज़ है. दिस टॉपिक इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. तो क्या है करंट न्यूज़? भारत सरकार ने 5 नए वेटलैंड्स को ऐड किया है अंडर रामसार साइट्स ऑफ इम्पॉर्टेंस. And with this there are now total 54 wetlands from India which are under this list. तो ये जो 5 नए wetlands ऐड किए गए हैं अंडर रामासार लिस्ट, उनका नाम एक बार देखते हैं. करी किल्ली बर्ड सेंचुरी फ्रॉम तमिलनाडु, पलीकरनाई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट फ्रॉम तमिलनाडु, पिचावरम मैनग्रोव फ्रॉम तमिलनाडु, साखिया सागर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड पाला वेटलैंड फ्रॉम मिजोरम. अब अगर आपको APSC प्रीलिम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं
तो आप 5 के 5 मत याद कीजिए, लेकिन कम से कम ये 5वां नंबर ज़रूर याद कर लीजिए. डोंट रिमेंबर ऑल दीज 5 नेम्स बट रिमेंबर दिस 5th वन which has been recently added as a wetland in Ramasar wetland sites of international importance. क्यों? क्योंकि ये मिज़ोरम के बिलोंग करता है और इसके साथ ही अब ये नॉर्थ ईस्ट का चौथा ऐसा वेटलैंड बन गया है विच हैज़ फीचर्ड इन रामासार साइट्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस वेटलैंड्स. तो अब टोटल 4 साइट्स हो गए हैं नॉर्थ ईस्ट से इन रामासार साइट्स, और ये है बाकी के 3 हैं दीपोर बिल फ्रॉम असम, लोकटक लेक फ्रॉम मणिपुर, रुद्र सागर लेक फ्रॉम त्रिपुरा, और ये चौथा आ गया है पाला वेटलैंड फ्रॉम मिज़ोरम. एक बात और आपको याद रखनी है, और ये जो पाला वेटलैंड है इट इज़ पार्ट ऑफ पालक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज़ इन मिज़ोरम. तो हो सकता है आपसे ये भी सवाल पूछ ले कि पालक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. करेक्ट आंसर वुड बी मिज़ोरम. रामासार साइट्स के बारे में अगर फिर ज़रा देख लेते हैं. रामासार साइट्स का फॉर्मल या टेक्निकल नाम है कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस. परसों ही मैं आपको बता रहा था कि 1971 में एक कन्वेंशन साइन किया गया 2 फरवरी को, इसलिए इसको 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे की तरह भी सेलिब्रेट किया जाता है. एंड दिस प्लेस रामासार इज़ इन ईरान, और इसके साथ ही ये रामासार कन्वेंशन लाया गया जिसका मेन पर्पस है कि जो भी दुनिया भर के जो इंटरनेशनल वेटलैंड्स हैं ऑफ इम्पोर्टेंस, इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, उनको प्रिजर्व करके रखा जाए. ध्यान रखने वाली बात यह है कि दिस ट्रीटी इज़ नॉट अ लीगल बाइंडिंग ट्रीटी एंड इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ यूएन एंड यूनेस्को कन्वेंशंस. कोई भी कंट्री को अगर मेंबर बनना है तो इट मस्ट गेट एटलीस्ट वन ऑफ इट्स वेटलैंड साइट रजिस्टर्ड अंडर रामासार वेटलैंड लिस्ट. होता क्या है, रामासार वेटलैंड लिस्ट को ज्वाइन करते ही इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो होते हैं वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कंट्रीज़ के साथ शेयर किए जाते हैं ताकि वो अपने अपने वेटलैंड्स को बेहतर तरीके से कंजर्व कर सकें. आई होप आपको याद ही होगा 3 दिनों पहले जब मैंने बताया रामासार लिस्ट के अंदर ही जो कुछ ऐसे वेटलैंड्स होते हैं जो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन फेस कर रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल लिस्ट बनाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, और लोकटक लेक इज़ इन दैट मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड अपार्ट फ्रॉम किलियो दियो घाना ऑफ राजस्थान. लेकिन बाकी सब सिर्फ रामासार लिस्ट में है. अगर कुछ और जनरल इन्फॉर्मेशन देखा जाए तो आपको जानना चाहिए कि यूके हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ रामासार साइट्स 175. एरिया वाइज बात की जाए तो बोलीविया हैज़ लार्जेस्ट एरिया अंडर रामासार साइट विच इज़ 1,48,000 स्क्वायर किलोमीटर. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट BSNL रिवाइवल पैकेज एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, हाल फिलहाल में भारत सरकार ने फैसला लिया है कि BSNL जो एक गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनी है उसको रिवाइव किया जाएगा, यानी कि उसको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाएगा. एंड द फाइनेंशियल सपोर्ट विल बी इन ट्यून ऑफ ₹1,64,000 करोड़. अगर आप ये लिस्ट देखें तो दिस इज़ द लिस्ट ऑफ द 10 बिगेस्ट लॉस मेकिंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज इन द लास्ट फिजिकल ईयर. तो 10 सरकारी कंपनियां जिन्होंने सबसे ज़्यादा लॉस किया है पिछले साल में, उसमें सबसे आगे है BSNL. BSNL ने पिछले साल लगभग 7,500 करोड़ का लॉस झेला है. लेकिन अब भारत सरकार प्लान कर रही है कि 1,64,000 करोड़ का फाइनेंशियल पैकेज ऐड करके BSNL को प्रॉफिटेबल बनाया जाएगा. एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि एज ए रिजल्ट ऑफ दिस फाइनेंशियल रिवाइवल पैकेज BSNL विल बिकम प्रॉफिटेबल बाय द फिजिकल ईयर 2026-27. अब थोड़ी सी एनालिटिकल पार्ट देखते हैं. कई सारे ऐसे इकोनॉमिस्ट्स हैं जो भारत सरकार के इस डिसीजन को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं. यू कैन सी दिस आर्टिकल, थ्रोइंग अवे गुड मनी आफ्टर बैड मनी. ऐसा वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी इतनी लॉस मेकिंग कंपनी है, इनएफिशिएंट कंपनी है, उसमें आप इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं? आप टैक्स पेयर्स का पैसा वेस्ट कर रहे हैं. यू आर पुटिंग गुड मनी बिहाइंड बैड. आप ऐसे जगह पे पैसा लगा रहे हैं जहाँ से कुछ खास रिटर्न नहीं मिलने वाला. तो ये पैसा 1,64,000 करोड़, दिस इज़ गुड मनी, इट कुड हैव बीन यूज्ड समवेयर एल्स. यू आर पुटिंग इट बिहाइंड सम बैड थिंग्स, सो डोंट डू इट. लेकिन भारत सरकार के अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं कि क्यों वो BSNL को रिवाइव करना चाहती है. सो देयर आर 3 मेन रीजन्स वाई BSNL इज़ बीइंग रिवाइव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. फर्स्ट इज़ रूरल ब्रॉडबैंड एजेंडा.
रूरल एरियाज़ में अभी भी BSNL 36% एरियाज़ में सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में, खासकर जो फार फ्लंग रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे गरीबी ज़्यादा है, जहाँ पे लो इनकम कंज्यूमर्स हैं, खासकर ऐसे कंज्यूमर जो कॉमर्शियली वाइबल नहीं है फॉर प्राइवेट कंपनीज लाइक एयरटेल या जियो, वहाँ पे तो BSNL ही है। और अगर BSNL को बंद कर दिया गया, रिवाइव नहीं किया गया, तो रूरल एरियाज़ में डिजिटल कनेक्टिविटी, टेलीकॉम कनेक्टिविटी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ BSNL. It may not be providing you best of the best services, but it is helping in providing last mile connectivity, especially connectivity, telecom connectivity to the most marginalized. दूसरा, इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द डोमेस्टिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स। देखिए, जो जियो है या एयरटेल है, ये जो भी इक्विपमेंट्स खरीदते हैं ये सब विदेशों से खरीदते हैं, लेकिन BSNL जो भी अपना इक्विपमेंट खरीदता है, टेक्निकल इक्विपमेंट, वो देश के बने मैन्युफैक्चरर से ज़्यादा खरीदता है। और इसी कारण से BSNL अगर सर्वाइव करेगा तो देश के अंदर जो टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, जो टेलीकॉम कंपोनेंट्स बनाती हैं, उनको फ़ायदा होगा। And that is why government is not willing to shut it down, because that will have direct, if BSNL is shut down, it will have direct negative impact on the telecom component manufacturers of our economy, our country, and they will die down completely. Forget about them competing in the international market. तीसरा है स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ BSNL. BSNL ही एक ऐसा नेटवर्क प्रोवाइडर है विच इज़ प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन द बॉर्डर रीजन्स या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट रीजन में, जहाँ पे माओइस्ट कॉरिडोर्स हैं वहाँ पे, क्योंकि BSNL को प्रॉफिट के लिए नहीं, वेलफेयर या सर्विसेज के लिए चलाया जा रहा है। तो अगर BSNL को बंद कर दिया गया तो इन सब एरियाज़ में कनेक्टिविटी सीधा सीधा ब्रेक कर जाएगी, विच कैन हैव security implications for India. So this is the strategic significance of BSNL. The next article is about New Assam Tourism Policy 2022, and this topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. Current news ये है कि असम कैबिनेट ने असम के अंदर टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए एक नई पॉलिसी अडॉप्ट की है जिसका नाम है असम टूरिज़्म पॉलिसी 2022. ये जो टूरिज़्म पॉलिसी बनाई गई है दैट हैज़ बिन ड्राफ्टेड इन कंसल्टेशन विथ वर्ल्ड बैंक. तो ये पीटी पर्सपेक्टिव से याद रखना है, सीधा सीधा पीटी में सवाल आ जाएगा कि न्यू असम टूरिज़्म पॉलिसी 2022 कौन से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के ड्यू डेलिब्रेशन के साथ बनाया गया है ना. ऑप्शंस में भी IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, इस तरह के ऑप्शंस हो सकते हैं. करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड बैंक. अब जरा ये जो असम टूरिज़्म पॉलिसी 2022 है इसके की फीचर्स देख लेते हैं. सबसे पहला फीचर है कि हमारे जो लोकल यूथ हैं उनको टूरिज़्म के अंदर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. होम स्टे स्कीम्स चलाए जाएंगे और होम स्टे स्कीम्स के अंतर्गत आसाम के अंदर अलग अलग एरियाज़ में होम स्टेज बनाने पे फोकस किया जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ होम स्टेज. लो कॉस्ट एकोमोडेशंस, कहीं भी लोग जाते हैं टूरिस्ट तो जो लो बजट वाले टूरिस्ट होते हैं होम स्टे प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू एनी होटल. तो होम स्टे को प्रमोट किया जाएगा आसाम में ताकि टूरिज़्म बढ़े. कोऑर्डिनेशन बिटवीन टूरिज़्म एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर. ट्रांसपोर्टेशन जब तक स्मूथ नहीं होगा तब तक टूरिज़्म नहीं हो सकता. तो बस सर्विसेज, ट्रेन सर्विसेज, इन सब को स्मूथ किया जाएगा, स्ट्रीमलाइन किया जाएगा. स्पेशल टूरिज़्म जोन्स बनाए जाएंगे हमारे स्टेट में. जैसे टी टूरिज़्म को प्रमोट किया जाएगा, गोल्फ टूरिज़्म, मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज़्म, एडवेंचर टूरिज़्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म, हेरिटेज सर्किट्स डेवलप किए जाएंगे इन PPP मोड. टी टूरिज़्म के लिए अलग से पैकेज लाया गया है 100 करोड़ का. तो टी टूरिज़्म के लिए क्या किया जाएगा, 50 टी गार्डन्स को डेवलप किया जा रहा है. ये जो 50 के 50 टी गार्डन्स हैं सबको 2-2 करोड़ रुपए का मॉनेटरी इंसेंटिव दिया गया है, यानी कि टोटल 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं ताकि वो अपने अपने टी गार्डन्स को इम्प्रूव कर पाएँ फॉर इम्प्रूविंग और इंसेंटिवाइजिंग टी टूरिज़्म. The next article is about देशभक्ति दिवस and this topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. तो देखिए, पिछले साल आसाम सरकार ने फैसला लिया था कि हर साल आसाम के अंदर देशभक्ति दिवस मनाया जाएगा टू मार्क द डेथ एनिवर्सरी ऑफ देशभक्त तरुण राम फुकान जी. तो देशभक्ति दिवस इस हिसाब से हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है क्योंकि इट इज़ डेथ एनिवर्सरी ऑफ देशभक्त तरुण राम फुकान जी.
तो ये नहीं कि यानी कि आज 29 जुलाई है तो कल देशभक्त दिवस हमारे स्टेट असम में मनाया गया हर जगह पे। तरुण राम फुकान जी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ही वॉज गिवन द नेम ऑफ देशभक्त। ही लेड फ्रीडम मूवमेंट इन असम and he played a very important role in Mahatma Gandhi's first time arrival to Assam in 1921 and attending the Congress session held at Pandu in 1926। तो दो चीज़ों में महात्मा गांधी का पहली बार आसाम आने में 1921 में तरुण राम फुकान जी का इम्पोर्टेंट रोल था। पहली बार कांग्रेस सेशन आसाम में जो कराया गया पांडु में 1926 में, उसमें भी उनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था। एक चीज़ आपको और जाननी चाहिए तरुण राम फुकान जी के पॉलिटिकल लाइफ के बारे में कि ड्यू टू कन्फ्लिक्ट विद कांग्रेस लीडरशिप एंड स्पेशली द कन्फ्लिक्ट स्टार्टेड इन 1936, क्योंकि कांग्रेस लीडरशिप वांटेड टू इंटर इनटू इलेक्शन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो इलेक्शन होने वाला था वो कांग्रेस लड़ना चाहती थी। तरुण राम फुकान हैड डिफरेंट ओपिनियन एंड दैट इज़ वाई देयर वाज अ कन्फ्लिक्ट एंड दिस इज़ हाउ तरुण राम फुकान जी क्रिएटेड ए न्यू पार्टी, सेपरेट पार्टी एंड ए स्प्लिट अवे फ्रॉम कांग्रेस। उनके नई पार्टी का नाम था असम जन संघ, दैट वाज क्रिएटेड इन 1936। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। यूएन पीस कीपिंग फोर्स, इट इज़ नॉट एन ऑफेंसिव फोर्स, इट इज़ अ डिफेंसिव फोर्स। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग बट सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। दे आर ऑल्सो नोन एज ब्लू बेरेट्स। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, 2 ओनली। सेकेतकर कमिटी इज रिलेटेड विथ डिफेंस मॉडर्नाइजेशन एंड अगर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम देखा जाए तो वैक्सीन for hepatitis B is added in universal immunization program, not A. And India is not the only country in South Asia who has successfully controlled hepatitis B. There are other countries as well. लेकिन तीसरा स्टेटमेंट सही है, so the correct answer will be option B. That's all from our side for today. Thanks for watching.